दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र के चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अंतर्गत आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे तुलनात्मक राजनीति का महत्वपूर्ण टॉपिक एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली। दोस्तों ये वीडियो पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्यायवार प्रैक्टिस सेट का 14वां भाग, एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आज के अध्यायवार प्रैक्टिस सेट में हम सबसे पहले एकात्मक शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपको सुमेलित करना है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए ऑस्ट्रेलिया संघीय सरकार सही सुमेलित है, संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय सरकार सही सुमेलित है, फ्रांस एकात्मक सरकार ये भी सही सुमेलित है, और कनाडा एकात्मक सरकार ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कनाडा में एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक सरकार है। दोस्तों अमेरिका, कनाडा, भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में संघात्मक सरकार, और ब्रिटेन, फ्रांस और चीन आदि में एकात्मक सरकार या एकात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित है। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए शासन प्रणाली और उनके आवश्यक गुणों से। देखिए कैबिनेट शासन प्रणाली, दोस्तों इसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली या सामूहिक उत्तरदायित्व वाली शासन प्रणाली कहा जाता है। ए का दूसरा हो जाएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का जो आवश्यक गुण है वो शक्ति पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर है। संघात्मक शासन प्रणाली में दोस्तों शक्ति विभाजन अनिवार्य होता है क्योंकि इसमें संविधान द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है संघात्मक शासन प्रणाली में। और एकात्मक शासन प्रणाली जो होती है ये शक्तियों के संकेंद्रण या एकीकरण पर आधारित होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सही युग्म नहीं है। ब्रिटेन एकात्मक, अमेरिका एकात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, भारत संघात्मक। तो सही युग्म कौन सा नहीं है? आप जानते हैं ऑप्शन बी अमेरिका जो है एकात्मक शासन प्रणाली दिया गया है, ये सही सुमेलित नहीं है क्योंकि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। दोस्तों अमेरिका को आधुनिक संघवाद का जनक या आधुनिक संघवाद का प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया या यूके? तो सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों ये एकात्मक राज्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है फाइनर, गार्नर, बिलोबी या फिर डायसी। तो सही उत्तर है ए वी डायसी का कथन है। दोस्तों एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीय शक्ति में निहित होती है, और डायसी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये परिभाषा एकात्मक सरकार की दिया है कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान एक संघीय दृष्टांत का नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया या ग्रेट ब्रिटेन? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया का संविधान आप जानते हैं संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में एकात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक देश में एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? देखिए फ्रांस, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इसमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? दोस्तों फ्रांस, चीन और जापान में एकात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि ऑस्ट्रेलिया में एकात्मक नहीं बल्कि संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है किस सरकार के रूप में? एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक या अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में?
तो उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, एकात्मक सरकार के रूप में। एकात्मक सरकार वह है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि और जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की नहीं है? प्रशासनिक एकता, ये एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण है, विशेषता है। प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, ये भी। राष्ट्रीय एकता एकात्मक शासन व्यवस्था की है। राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय, ये एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय ये संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय एकता और स्थानीय स्वशासन में समन्वय ये एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता है? देखिए, अखिल भारतीय सेवाएं, एकल नागरिकता, आपातकालीन प्रावधान या औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही है। भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति नहीं करते हैं, बल्कि ये संसदीय शासन व्यवस्था का लक्षण है, जहां पर औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति होता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री उनका उपभोग करता है। लेकिन एकात्मक शासन के लक्षणों में जो भारत में है वो अखिल भारतीय सेवा, एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? ऑप्शन है डायसी, रूसो, गार्नर या स्ट्रांग। तो दोस्तों ये कथन C.F. स्ट्रांग का है। C.F. स्ट्रांग ने संविधान की परिभाषा इस तरह से किया है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है और संविधान में जो है लोगों के, राज्य के और व्यक्तियों के अधिकारों और स्वतंत्रता की गारंटी दी गई होती है और ऐसे प्रावधान किए जाते हैं कि कोई भी सरकार जो है मनमानापूर्ण शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकती है। इसलिए C.F. स्ट्रांग का कहना है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है। अगला प्रश्न है, किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी है? ऑप्शन है स्ट्रांग, गार्नर, बिलोबी या फाइनर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्ट्रांग। दोस्तों C.F. स्ट्रांग ने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दिया है। एकात्मक शासन प्रणाली के बाद आइए देखते हैं संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन है एकल नागरिकता, कमजोर न्यायपालिका, लचीला संविधान या फिर संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन। तो दोस्तों संघ और राज्यों के बीच डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्तियों का विभाजन जो है ये संघ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। संघ और राज्य के बीच शक्ति विभाजन जो है ये संविधान के द्वारा किया जाता है। लिखित संविधान और स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और संघ राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन ये संघ के महत्वपूर्ण विशेषताओं में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फेडरलिज्म शब्द जो है फोएडस से ग्रहण किया गया है, ये किस भाषा से लिया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों फेडरलिज्म या संघवाद शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द फोएडस से ग्रहण किया गया है। आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पर है, फोएडस जो लैटिन भाषा का शब्द है उसका अर्थ क्या होता है? आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संघवाद की विशेषता नहीं है? देखिए, दोहरी सरकार, दोहरी नागरिकता, संघ से अलग होने का अधिकार या शक्तियों का विभाजन। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, संघ से अलग होने का अधिकार जो है ये संघवाद की विशेषता नहीं है, जबकि दोहरी सरकार यानी केंद्र और राज्य की सरकार, दोहरी नागरिकता यानी केंद्र और राज्यों की अलग अलग नागरिकता और शक्तियों का विभाजन संघवाद की विशेषताओं में शामिल है। अगला प्रश्न है, द्विसदनवाद निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? तो उत्तर है ऑप्शन सी, संघात्मक व्यवस्था। दोस्तों द्विसदनवाद जो है ये संघात्मक व्यवस्था का अनिवार्य विशिष्टता है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में प्रायः किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, लिखित संविधान और शक्ति विभाजन, लिखित संविधान और संसदीय संप्रभुता,
मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत या मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो सही उत्तर है दोस्तों संघीय व्यवस्था में प्रायः लिखित संविधान और शक्ति विभाजन की आवश्यकता होती है। लिखित संविधान की इसलिए क्योंकि इससे केंद्र संघ और राज्यों के शक्तियों के बारे में जो है लिखित रूप से गारंटी होती है, और शक्ति विभाजन ये कि संघ और राज्य की सरकारें किन किन शक्तियों का उपभोग करेंगी, इसके लिए जो है संघीय व्यवस्था में लिखित संविधान और शक्ति विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संघीय शासन की विशेषता क्या है। तो सही उत्तर है संघीय शासन की विशेषता दोस्तों केंद्र और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, ये संघीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन है संघात्मक, एकात्मक, संघात्मक होते हुए भी एकात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो संघात्मक शासन प्रणाली भारत की शासन प्रणाली है, और भारत के संविधान में भी भारत को राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। अगला प्रश्न है कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करता है। ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, केसी व्हीयर, लिविंगस्टोन या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो उत्तर है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, भारत के संविधान को सहयोगी संघवाद के रूप में ग्रेनविल ऑस्टिन ने परिभाषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्राभिमुखी है क्यों। तो देखिए भारतीय संघ व्यवस्था केंद्रामुखी है क्योंकि यहाँ पर देखिए संपूर्ण भारत के लिए केवल एक नागरिकता या एकल नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं और संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है और उपर्युक्त सभी। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय संघवाद केंद्राभिमुखी है क्योंकि यहाँ पे उपर्युक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और प्रधानमंत्री का नेतृत्व। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में शक्तियों का बंटवारा जो कि संविधान द्वारा किया गया है केंद्र और राज्यों की, और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी 1 और 3 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में शक्तियों का बंटवारा और स्वतंत्र न्यायपालिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है क्योंकि दोनों देशों में क्या पाया जाता है। दोस्तों भारतीय संघवाद और अमेरिकी संघवाद में निकटता का कारण ये है कि दोनों जगह एक सर्वोच्च न्यायालय है, और सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि केंद्र और राज्यों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनके समाधान के लिए या हल निकालने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ती है संघीय शासन व्यवस्थाओं में। अगला प्रश्न है भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वो कौन सा है। तो उत्तर है ऑप्शन डी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय का पंचायत करना। दोस्तों ये विशेषता भारतीय और अमेरिकी संघवाद दोनों में पाई जाती है समान रूप से। अगला प्रश्न है भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है। तो यहाँ पर देखिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, संविधान में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण या विभाजन किया गया है, और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था इसलिए है क्योंकि संविधान में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद के उदाहरण को सर्वोत्कृष्ट किस नाम से विश्लेषित किया जा सकता है। देखिए विशुद्ध संघवाद, शास्त्रीय संघवाद, अर्ध संघवाद और प्राचीन संघवाद। तो सही उत्तर है भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद या क्वासी फेडरल जो है शासन के रूप में विश्लेषित किया जा सकता है। और आप जानते हैं केसी व्हीयर ने अपनी पुस्तक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशंस में दोस्तों भारतीय संघवाद को अर्ध संघवाद के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। देखिए भारत संघात्मक, ऑस्ट्रेलिया संघात्मक, इसके अलावा अमेरिका संघात्मक और ब्रिटेन संघात्मक। तो ब्रिटेन में संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक शासन व्यवस्था है। ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? तो दोहरा शासन आप जानते हैं संघीय व्यवस्था का आवश्यक लक्षण है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र और राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, संघीय व्यवस्था में आवश्यक रूप से स्वतंत्र न्यायपालिका का विधान है, ये सही है। कारण है कि ये केंद्र और इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है, तो ये भी सही है। दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की संघीय व्यवस्था में शक्तियां बटी होती हैं किसके बीच में? तो सही उत्तर क्या है? सरकार की जो संघीय व्यवस्था होती है उसमें शक्तियां केंद्र और राज्य की इकाइयों के बीच बटी होती हैं और इस बंटवारे का स्पष्ट प्रावधान संविधान में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमेरिका की संघ राज्य पद्धति की विशेषता क्या नहीं है? देखिए, शक्तियों का विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय का अस्तित्व, न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय और लिखित संविधान। तो दोस्तों अमेरिकी संघीय राज्य पद्धति की विशेषता न्यायिक संगठन के 3 समुच्चय नहीं है, जबकि शक्ति विभाजन, सर्वोच्च न्यायालय और लिखित संविधान ये अमेरिका संघ राज्य पद्धति की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, संघात्मक संविधान का जो प्रमुख लक्षण है वो देखिए, वो ये है कि संघात्मक संविधान में केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं और ये संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण होता है। अगला प्रश्न है, सहयोगी संघवाद का उदाहरण क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं, अमेरिका, नाइजीरिया, स्विट्जरलैंड और कनाडा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, सहयोगी संघवाद का उदाहरण अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका ने सभी राज्यों ने आपस में मिलकर संघ का निर्माण किया है और अमेरिका में दोस्तों 50 राज्यों ने आपस में मिलकर संघ का निर्माण किया है, तब संयुक्त राज्य अमेरिका एक संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से अमेरिका सहयोगी संघवाद का प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य पद्धति का सार ये है कि वह केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात है जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है। यदि ऐसी संघ व्यवस्था है तो उसे कौन सी व्यवस्था कहा जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, सहकारी संघवाद। दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच द्विमार्गी यातायात जो थोड़ी सी पारस्परिकता और सामंजस्य चाहता है, ऐसी संघ व्यवस्था को सहकारी संघवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, संघात्मक ढांचे में केंद्रीय सरकार का शक्तिशाली होना स्वाभाविक है, सही है। कारण है कि शक्तिशाली केंद्र के लिए 5 कारक उत्तरदायी हैं, जैसे युद्ध राजनीति, मंदी की राजनीति, तकनीक की राजनीति, आर्थिक अनुदान की राजनीति और दलीय राजनीति। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं और आर यानी कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा, संविधान के द्वारा, बहुमत के निर्णय द्वारा और केंद्र या संघ सरकार द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों, एक संघात्मक सरकार में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संविधान द्वारा किया जाता है और संघीय शासन व्यवस्था में लिखित संविधान होना प्रमुख और आवश्यक लक्षण इसलिए होता है कि इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? ऑप्शन देखिए, विधायिका, मंत्रिमंडल, न्यायपालिका या प्रेस। तो सही उत्तर है न्यायपालिका को। दोस्तों न्यायपालिका को संघीय व्यवस्था में संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है, क्योंकि संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों का अस्तित्व होता है और केंद्र और राज्यों के बीच किसी प्रकार के विवाद में समाधान या हल निकालने का कार्य न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। इसलिए संघीय शासन व्यवस्था में न्यायपालिका को संविधान का संतुलन चक्र कहा जाता है। अब आइए देखते हैं आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए जो है संभावित हैं। परिसंघ संघवाद से भिन्न होता है, क्यों? तो देखिए, परिसंघ दोस्तों संघवाद से अलग होता है। इसका कारण ये है
क्योंकि परिसंघ के सदस्य संप्रभु सत्ता रखते हैं, जबकि संघवाद में राज्य जो है संप्रभु सत्ता नहीं रखते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने संघवाद सरकार की परिभाषा इस प्रकार की है कि एक संघात्मक राज्य ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों से मेल रखना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कथन A.V. डायसी का है, जिसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता और राज्य के अधिकारों में मेल रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व। तो सही उत्तर है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, क्योंकि एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र के पास सर्वाधिक शक्तियां होती हैं। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है C.F. स्ट्रांग, H. फाइनर, K.C. वियर या A.H. ब्रिज। तो सही उत्तर है दोस्तों, संघात्मक शासन व्यवस्था का जो विशेषज्ञ है K.C. वियर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है? देखिए, एकात्मक सरकार, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता या न्यायालयों का प्राधिकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, एकात्मक सरकार। दोस्तों, एकात्मक सरकार भारतीय संघवाद का अनिवार्य लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, एकात्मक विचारधारा प्रतिपादित करती है कि विधि संप्रभु का आदेश है। कारण है कि एकात्मक विचारधारा कहती है कि संप्रभु सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, कथन और कारण दोनों सही तो हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य संघों का एक संघ है। देखिए, राज्य संघों का एक संघ है, ये किसने कहा है? ऑप्शन है अरस्तु, हाब्स, लॉक या लास्की। तो सही उत्तर है, ये कथन अरस्तु का है, जो राज्य को संघों का एक संघ कहते हैं। दोस्तों, अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य परिवार और ग्रामों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य संपूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरस्तु का कथन है कि राज्य संघों का एक संघ है। अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया है? दोस्तों, ये कथन अशोक चंद्रा का है। अशोक चंद्रा, इन्होंने योजना आयोग या जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसके बारे में कहा था कि योजना आयोग जो है इसने संघवाद को निरस्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो आप जानते हैं कि संविधान के द्वारा संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 का सूची 2 से। देखिए, शासन प्रणाली जो अर्ध संघात्मक है। दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर होगा, यहाँ पर देखिए A का चौथा, K.C. वियर ने कहा है कि शासन प्रणाली जो अर्ध संघात्मक है, भारतीय संघवाद पे इन्होंने कहा है। दूसरा है दोस्तों, एक अनूठे नमूने का संघ, तो एक अनूठे नमूने का संघ ऑस्टिन ने कहा है। अद्वितीय उदाहरण अलेक्जेंड्रोविच के द्वारा कहा गया है। और संघात्मक होते हुए भी राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए, ये आइवर जेनिंग्स का कथन है। तो सही उत्तर इस आधार पर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा। अगला प्रश्न है, संघ की सफलता के लिए दोस्तों कौन सा आवश्यक है? भौगोलिक संलग्नता, हितों की समानता, समुचित संसाधन और उपरोक्त सभी। तो किसी भी संघ की सफलता के लिए ये सभी जो है कारक उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघात्मक राज्यों में किसमें संघ शासित इकाइयों को संघीय विधायिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन संघात्रित इकाइयों में संघीय कार्यपालिका के उच्च सदन में समान प्रतिनिधित्व भारत में नहीं दिया गया है।
जबकि ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च सदन में जो है संघीय कार्यपालिका के उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, भारत में नहीं। अगला प्रश्न है संघात्मक शासन व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो सही उत्तर है दोस्तों संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है उसका मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता है, क्योंकि संविधान के द्वारा ही शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच यानी केंद्र और इकाइयों के बीच संविधान के द्वारा शक्तियों का विभाजन किया जाता है। इसलिए संघात्मक व्यवस्था के प्रमुख लक्षण में सबसे महत्वपूर्ण संविधान की सर्वोच्चता है। अगला प्रश्न है दोस्तों दिए गए कूट की सहायता से संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाइए। देखिए, लिखित और दुष्परिवर्तनशील संविधान सही है। केंद्र और इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन ये भी सही है। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, दोस्तों शक्तियों का पृथक्करण जो है ये सही नहीं है। और द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधानमंडल, तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी। 1, 2 और 4 ये संघात्मक संविधान में पाई जाने वाली सामान्य विशेषताओं को दर्शाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता और शक्ति एक केंद्र में निहित होती है, जिसकी इच्छा और जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। ये कथन किसका है? ऑप्शन है J.K. रॉबर्ट्स, बिलोवी, हैरिस या हरमन फाइनर। तो ये कथन दोस्तों हरमन फाइनर का है एकात्मक शासन के संबंध में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश समूह में एकात्मक संविधान है? तो उत्तर है ग्रेट ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। दोस्तों एकात्मक संविधान वाले जो शासन वाले देश हैं उसमें ब्रिटेन, फ्रांस और चीन का नाम आता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है आपका दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने एक संघीय सरकार का समर्थन किया था। कारण है कि संघीय व्यवस्था में एक ही संप्रभु के अधीन केंद्रीय और प्रांतीय सरकारें होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। ये परिभाषा किसने दी है? एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा स्वाभाविक रूप से सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना एकात्मक शासन है। ये परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर है दोस्तों A.V. डायसी के द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है? ऑप्शन है मॉरिस जोन्स, ग्रेनविल ऑस्टिन, मार्क्स एफ्राडा या केसी वियर। तो सही उत्तर है दोस्तों मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा है। मॉरिस जोन्स की प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इसमें उन्होंने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघवाद कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सही उत्तर है दोस्तों भारत। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, लेकिन यहाँ पर इकाइयों को यानी राज्यों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। संविधान में संशोधन संसद यानी संघ सरकार ही कर सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों एकात्मवाद का राजनीति विज्ञान में क्या अर्थ है? तो सही उत्तर है एकात्मवाद का अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होनी चाहिए। अगला प्रश्न है संघवादी अवस्था या संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। कारण है कि यह केंद्र और इकाइयों के बीच उत्पन्न विवादों का समाधान करती है। तो दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है क्योंकि संघवादी व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है, क्योंकि स्वतंत्र न्यायपालिका केंद्र और इकाइयों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उनका समाधान जो है बेहतर ढंग से करती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों एकात्मक व्यवस्था शासन के किसी केंद्रीय अंग अथवा अंगों में शासन की संपूर्ण सत्ता निहित करती है। कारण है कि स्थानीय सरकार केंद्र से सत्ता प्राप्त करती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है कि एकात्मक शासन के किसी केंद्रीय अंग अथवा अंगों में शासन की संपूर्ण सत्ता निहित करती है, क्योंकि स्थानीय सरकार केंद्र से ही सत्ता प्राप्त करती है। ये एकात्मक सरकार के लक्षणों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है? ऑप्शन है केसी वीयर, हरमन फाइनर, एवी डायसी या एल डी वाइट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवी डायसी। एवी डायसी ने संघात्मक सरकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि वह राष्ट्रीय एकता और सत्ता तथा राज्य के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करने का एक राजनीतिक संयंत्र है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की संघ व्यवस्था में किसी राज्य में एक नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया जा सकता है? ऑप्शन है कांग्रेस के दोनों सदनों के द्वारा, सीनेट द्वारा, संबंधित राज्य की सहमत से कांग्रेस द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था में किसी राज्य में एक नए राज्य का निर्माण संबंधित राज्य की सहमति से कांग्रेस के द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है तुलनात्मक राजनीति के महत्वपूर्ण टॉपिक एकात्मक और संघात्मक शासन प्रणाली से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपने सॉल्व किया, जो आपके आगामी टीजीटी, पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, नागरिक शास्त्र और इसके अलावा उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और किसी प्रश्न पर कोई शंका या दुविधा की स्थिति हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको कहीं से सही और सटीक उत्तर भी मिल रहा है किसी विवादित प्रश्न का, तो उसके उत्तर से अन्य साथियों को भी अवगत कराइएगा ताकि सभी लोग उसका सही उत्तर जान सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।